नमस्कार दोस्तों, आर एस तैयारी विद एवी पर आप सभी का स्वागत है। यह राजस्थान ज्योग्राफी सीरीज का वीडियो लेक्चर 6 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कवर करवाया था, जो कि मेरी भौतिक प्रदेशों पे पार्ट 1 वीडियो थी, जिसमें हमने मरुस्थल ये प्रदेश को अच्छे से डीप में पढ़ा था। तथा इस वीडियो में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में से मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे तथा राजस्थान की उत्पत्ति का सिद्धांत समझेंगे। यह भौतिक प्रदेशों का पार्ट 2 वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। राजस्थान की उत्पत्ति अर्थात राजस्थान किस प्रकार बना। राजस्थान की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें वैगनार के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझना पड़ेगा। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में वैगनार ने यह समझाया कि किस प्रकार जो महाद्वीपों की और महासागरों की वर्तमान स्थिति है उसका जन्म हुआ। उन्होंने बताया कि शुरुआत में दो पोर्शन थे, स्थलीय पोर्शन और जलीय पोर्शन। जो स्थलीय महाद्वीप था वो 29% था और जलीय पोर्शन था वो 71% था। स्थलीय पोर्शन को इन्होंने पेंजिया कहा तथा जलीय भाग को इन्होंने पैंथालासा कहा। ये जो पेंजिया पोर्शन है ये कालांतर में दो टुकड़ों में टूट गया। ये टुकड़ा अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहलाए। इनके बीच का जो पोर्शन था, उस जो भूसंतति थी, उसे इन्होंने तैथिस सागर कहा। चलो इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं कि किस प्रकार पूरी पृथ्वी की जो वर्तमान स्ट्रक्चर है वो बनी। वैगनार ने बताया कि 225 मिलियन ईयर अगो ये जो लैंड पोर्शन है ये पेंजिया था और इसके चारों तरफ वाटर पोर्शन था जिसे पैंथालासा कहा। पेंजिया कालांतर में टुकड़ों में टूट गया। दो टुकड़ों में कौन कौन से? गोंडवाना और लूरेशिया। इस लूरेशिया को ही क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड भी बोलते हैं, जो 150 ईयर्स अगो हुआ। इसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे 100 मिलियन ईयर को क्या हो गया कि ये दो टुकड़ों में टूट गई थी पृथ्वी, और बीच का जो पोर्शन था ये क्या है? ये बीच का पोर्शन है, ये तैथिस सी था। ये इसमें आगे गति हुई और ये 100 मिलियन ईयर अगो ऐसी स्थिति हो गई। फिर उसके बाद में जो आज है इस पृथ्वी के अंदर मूवमेंट हुआ और मूवमेंट से जो आज की वर्तमान स्थिति है वो आ गई। तो इस प्रकार वैगनार ने पृथ्वी की उत्पत्ति को या पृथ्वी के आज के संरचना को समझाया था। इससे हम देखते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे रिलेटेड है। तो पहले ये देख लेते हैं कि पेंजिया क्या है। अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार पृथ्वी के महाद्वीपीय भाग को पेंजिया कहा गया है, जो कालांतर में दो भागों में विखंडित हो गया। उत्तरी भाग क्या कहलाया? अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। जो पैंथालासा था वो क्या था? अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार चारों ओर का जलीय भाग, जो किसके चारों ओर था? स्थलीय भाग के था, जिसे इसने पेंजिया कहा। पेंजिया 29% था और पैंथालासा 71% था, जो अभी भी वर्तमान में यही है। तैथिस सागर जो दोनों लैंड थे, कौन कौन से? गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच का जो भूसंतति था, ये जियोसेंट्रिक बोलते हैं जिसे, वो क्या था? अंगारा लैंड और इसके बीच का तैथिस सागर था। अब ये क्या हुआ? कालांतर में नदियाँ वगैरह बही और नदियों वगैरह के अवसादों से तैथिस सागर भर गया, जिससे किसका निर्माण हुआ? मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो चलो अब देखते हैं राजस्थान की उत्पत्ति में इसका क्या संबंध है। राजस्थान का निर्माण देखें तो राजस्थान का निर्माण दो पोर्शन से हुआ है, जिसे हम याद रख सकते हैं जीटी यानी गोंडवाना लैंड से और तैथिस सागर से। तो राजस्थान के पोर्शन में या राजस्थान में अंगारा लैंड का कोई पार्ट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ गोंडवाना लैंड का पार्ट है और तैथिस सागर का पार्ट है। गोंडवाना लैंड का राजस्थान में अरावली पर्वत और हाड़ौती है, और जो तैथिस सागर है, तैथिस सागर में नदियों द्वारा अवसाद भरे गए, उससे मरुस्थल बने, और मरुस्थल से कालांतर में वो बरसात वगैरह से जो उपजाऊ हो गए तो वो मैदान बन गए। तो ये हो गए कौन पोर्शन? तो सबसे पहले प्राचीनतम पोर्शन कौन सा हो गया राजस्थान में? अरावली पर्वत, उसके बाद में हाड़ौती पठार, फिर उसके बाद में मरुस्थल और फिर मैदान। तो हमसे इस क्रम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान की उत्पत्ति में जो क्षेत्र हैं, जो 4 भौतिक क्षेत्र हैं, इसमें सबसे पहले किसका जन्म हुआ है? सबसे पहले
कौन अस्तित्व में आया? तो अरावली पर्वत, उसके बाद में हाड़ौती पठार, फिर मरुस्थल, उसके बाद में मैदान। जो मैदान है वो नवीनतम भाग है और जो प्राचीनतम भाग है वो क्या है? अरावली प्रदेश है। एक नोट देख लेते हैं। इस नोट में यह बताया गया है कि जो अरावली व हाड़ौती प्रदेश है वो राजस्थान के अरावली व हाड़ौती प्रदेश है वो भारत के प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। तो भारत का अगर कंपैरिजन करें राजस्थान से, तो अरावली व हाड़ौती राजस्थान के जो हैं वो भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, और जो मरुस्थल है और मैदान है राजस्थान के, वो भारत के उत्तर विशाल मैदान का हिस्सा है। अब हम राजस्थान के जिलों से जुड़े कुछ क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे बड़ा है, कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला धौलपुर है। अब जो ये जिले हैं इनमें हमसे बड़ा और छोटा तो सिंपल एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन इनका क्रम पूछा जाता है कि सबसे बड़े जिले से उससे छोटा, फिर उसके बाद में सबसे बड़े से, फिर सबसे छोटे से उससे छोटा। तो सबसे बड़े जिले पूछे जाते हैं और सबसे छोटे जिले पूछे जाते हैं। तो इसको हम ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, या अपने को मैप याद हो तो मैप से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक में क्या है? JBBJ। क्या? JBBJ। तो JBBJ से क्या हो गया? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर सबसे बड़े हो गए, और सबसे छोटे देखें तो ट्रिपल डी में सबसे छोटा धौलपुर हो गया, उसके बाद में दौसा, फिर उसके बाद में डूंगरपुर, फिर प्रतापगढ़। तो सबसे छोटा तो धौलपुर है, उससे बड़ा है फिर ये ऐसे है, उससे बड़ा दौसा, उससे बड़ा डूंगरपुर, उससे बड़ा प्रतापगढ़। और इधर कैसे है? ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा, फिर ये उससे छोटा। जैसलमेर का अगर एरिया देखें हम, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो जैसलमेर के एरिया है 38401 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि राजस्थान के टोटल एरिया का कितना परसेंट है? 11.22%। और जो धौलपुर है, जो सबसे छोटा जिला है, वो 3034 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि राजस्थान के एरिया का 0.09% है। अगर जैसलमेर और धौलपुर में हम कंपैरिजन करें, तो जैसलमेर का जो एरिया है वो धौलपुर से कितना गुना है? वो धौलपुर से 12.66 गुना है। यानी राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो राजस्थान के सबसे छोटे जिले से 12.66 गुना है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और एक दो क्वेश्चन ये और है। पहला क्वेश्चन ये है कि जो राजस्थान का सिर्फ एकमात्र जैसलमेर जिला ऐसा जिला है जो एरिया में टोटल राजस्थान के एरिया में मतलब 10% से ज़्यादा है। कितने परसेंट से? 10% से। तो ये अकेला जो जिला है वो 10% से ज़्यादा क्षेत्रफल कवर करता है। कितना करता है? अपन ने ऊपर देखा था 11.22। वैसे ही धौलपुर राजस्थान का क्षेत्रफल का 0.89 है, जो कि सबसे छोटा है, और ये एकमात्र ऐसा जिला है जिसका एरिया कितना है? यानी 1% से भी कम है। अब अगर हम देखें तो राजस्थान की अगर तुलना करते हैं हम, तो राजस्थान की तुलना अगर विश्व के देशों से की जाए तो एरिया के हिसाब से वो किस प्रकार हमें तुलना कर सकते हैं। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल में देखें तो राजस्थान का योगदान कितना है? 0.25%। और भारत का कितना है? 2.42%। जो देश है जैसे जर्मनी हुआ, जापान हुआ, ब्रिटेन हुआ, श्रीलंका हुआ, इजराइल हुआ, इनसे अगर राजस्थान की तुलना की जाए तो जर्मनी और जापान के तो राजस्थान एरिया में बराबर है, जबकि ब्रिटेन से 2 गुना तथा श्रीलंका से 5 गुना व इजराइल से 17 गुना है। तो चलो अब हम इनकी सबकी बड़े देशों की क्या करते हैं, मैप पे लोकेशन देख लेते हैं, जिससे हमें कुछ देशों की वर्ल्ड मैप पे लोकेशन पता लगेगी। जो जापान है वो ये रहा, ये जापान है। अगर हम ब्रिटेन देखें या यूके देखें तो ये यूके ये रहा यहाँ पे। और जो तो जापान और जर्मनी है उसके हम बराबर हैं, तो यहीं पे जर्मनी भी है, ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, और ये यूके हो गया। और इज़राइल है जिसके हम 17 गुना हैं, वो इज़राइल, ये इज़राइल यहाँ पे है, ये इज़राइल रहा।
और जो श्रीलंका का तो पता ही है, श्रीलंका भारत के नीचे है, तो ये श्रीलंका से अपन 5 गुना है। चलो अब देखते हैं हम मरुस्थल से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। हमने लास्ट वीडियो में मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश को कवर किया था, जिसमें हमने शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, फिर शुष्क मरुस्थल को भी हमने बालू का स्तूप और बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पढ़े थे। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन है पलाया झील, पलाया खड़ीन झील, जिसे हम डाढ़ भी कह सकते हैं। ये क्या है? जो ये पलाया खड़ीन झील है, ये मरुस्थल में पाए जाने वाली अस्थायी झीलें हैं। तो मरुस्थल में पाए जाने वाली अस्थायी झीलों को क्या कहते हैं? पलाया, खड़ीन या डांड कहते हैं। अस्थायी झीलों का मतलब क्या है कि जब बरसात होती है तब तो ये झीलें होती हैं और उसके बाद में इनका पानी सूख जाता है और फिर वहाँ पे कृषि की जाती है। वहाँ पे क्या की जाती है? कृषि की जाती है और पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाती है कृषि। कौन से ब्राह्मणों द्वारा की जाती है? पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा। ये अस्थायी झीलें वर्षा के कारण उत्पन्न होती हैं, इसलिए इनको मानसूनी झीलें कहते हैं। और ये जो पलाया खड़ीन झीलें हैं सर्वाधिक कहाँ पाई जाती हैं? सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है। जो जैसलमेर का उत्तरी भाग है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जो ये झीलें हैं वो वहाँ पे जो कृषि होती है खड़ीन कृषि कहलाती है। और उस कृषि में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कृषि कौन सी बोई जाती है? रबी की फसलें बोई जाती हैं। वहाँ पे रबी की फसलों में गेहूँ, चना और सरसों बोए जाते हैं। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डायग्राम है। ये राजस्थान के अंदर ये खड़ीन झील है जिससे पानी भरा जा रहा है। और ये जब सूख जाता है, यानी जो झील सूख जाती है उसके बाद में खड़ीन कृषि की जाती है। तो ये कृषि का डायग्राम है। और हम जब राजस्थान के वाटर सोर्स भी पढ़ेंगे, मेजर वाटर सोर्स पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे कि खड़ीन झीलें हैं वो मेजर वाटर सोर्स में भी कवर की जाती हैं। अगला टॉपिक है रन और टाट। ये रन और टाट क्या होता है? रन और टाट मरुस्थल में पाई जाने वाली लवणीय व दलदली अनुपजाऊ भूमि को कहा जाता है। कि जो लवणीय और दलदली भूमि पाई जाती है उसे रन या टाट कहा जाता है। वैसे हमने सबने सुना ही है कि कच्छ का रन का नाम सुना है, वैसे ही राजस्थान में भी कई रन हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो रन और टाट है वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ है? वो जैसलमेर में है। तो हम देखेंगे कि हम कम से कम 8-10 क्वेश्चन कवर करेंगे, 8-10 टॉपिक्स कवर करेंगे। उनमें सबसे ज़्यादा चीज़ें जो पाई जाती हैं वो जैसलमेर के क्वेश्चन हैं, क्योंकि मरुस्थल का ज़्यादातर विस्तार जैसलमेर में ही है। तो अगर हम रन देखें तो पहला रन ताल छापर रन, जो कहाँ पे है? चूरू में है। इस ताल छापर रन में हमने पिछली वीडियोज़ में देखा भी था कि ताल छापर रन में कृष्णमृग पाया जाता है और यहाँ पे मोचिया घास पाई जाती है। परिहारी रण, परिहारी रण कहाँ पे है? चूरू में। तो चूरू में कौन कौन से रण हो गए? चूरू में हो गए ताल छापर रण और परिहारी रण। ऐसे ही जोधपुर में 2 रन हैं। जोधपुर में कौन कौन से रन हैं? फलोदी रन और बाप रन। इस बाप रन के बारे में कुछ आगे बताऊंगा मैं आपको। तो फलोदी रन हो गया और बाप रन हो गया, दोनों कहाँ है? जोधपुर में है। ये रन की फोटो है। इस हमने देखा कि ये लवणीय परिस्थितियाँ होती हैं यहाँ पे और दलदली परिस्थितियाँ होती है, इसलिए ये लवणीय और दलदली परिस्थिति के कारण यहाँ पर कृषि नहीं हो पाती। थोबरन, थोबरन कहाँ पड़ता है? थोबरन बाड़मेर में पड़ता है। और भाखरी रन है वो जैसलमेर में पड़ता है। पोखरन कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है। पोखरन तो किसके लिए फेमस है? परमाणु परीक्षणों के लिए फेमस है। पोखरन में आज तक इंडिया ने 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, एक 1974 में और एक 1998 में। जो 1974 का था वो 18 मई को किया गया था और इस परीक्षण को क्या नाम दिया गया था? बोद्धा स्माइलिंग। और जो 1998 का था वो अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में किया गया था, 11 और 13 मई को। इसे अभी 22 साल हुए थे। और ये जो है 1998 वाला, ये अटल बिहारी वाजपेयी के काल में किया गया था। और इसका नाम क्या था? इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति। कौन सा नाम था? ऑपरेशन शक्ति था। ये जलपट्टी, ये जलपट्टी क्या होती है? जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे पानी कम होता है, पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। लेकिन राजस्थान की जो जलपट्टी है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जल का भंडार है, स्टोर है। तो हम देखें कि पोखरन है राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर जो पोखरन है और मोहनगढ़ है, उन दोनों के बीच में 60 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर काफ़ी पानी मिलता है या ग्राउंड वाटर की काफ़ी अवेलेबिलिटी है। और यहाँ पे जो चांदन गाँव है वहाँ से इस जो इन दोनों के बीच में पड़ता है उसे थार का गढ़ा कहा जाता है।
और ये जो जल पट्टी है यहाँ पे घास उगती है, उस घास को क्या कहते हैं, सेवन या लिलोन। ये घास काफ़ी लंबी लंबी घास होती है और ये घास गोडावण के लिए उपयोगी है, और गोडावण इस क्षेत्र में रहता है, इसलिए इस घास को क्या कहा जाता है, सेवन या लिलोन को क्या कहा जाता है, गोडावण की शरण स्थली। जो जल पट्टी है उसका एक नाम और है, वो नाम क्या है, लाठी सीरीज भी कहलाता है, हमने ये देखी। और एक क्वेश्चन इसके बारे में, जल पट्टी के बारे में, ये है कि ये मरुस्थल के अंदर ये वाटर आया कहाँ से। तो मरुस्थल के अंदर ये वाटर देखा जाए तो ये सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। जो जल पट्टी है वो सरस्वती नदी का भूगर्भिक जलीय अवशेष माना जाता है, जो कहाँ से कहाँ के बीच में स्थित है, पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में स्थित है। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ 60 किलोमीटर है। तो ये जो जल पट्टी है वो भी जैसलमेर में पाई जाती है, और गोडावण की इसको शरणस्थली कहा जाता है। गोडावण क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। आकलवुड फॉजिल पार्क, आकलवुड फॉजिल पार्क, आकल यहाँ पे गांव का नाम है, वुड यानी लकड़ी, फॉजिल मतलब जीवाश्म, और पार्क होता है। तो ये जो आकलवुड फॉजिल पार्क है इसमें लकड़ियों का संरक्षण किया जाता है। ये स्थित कहाँ पे है, ये जैसलमेर में स्थित है। और यहाँ से क्या मिले हैं, यहाँ से जोरासिक काल की लकड़ी के अवशेष मिले हैं, यानी बहुत पुरानी लकड़ी के अवशेष मिले हैं। और ये कितने पुरानी लकड़ी के अवशेष मिले हैं, ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं, या 180 मिलियन वर्ष पूर्व के अवशेष मिले हैं। ये आकलवुड फॉजिल पार्क की फ़ोटो है। अब ये जीवाश्म वाला है, जो इसमें कैसे पता लगा कि ये लकड़ी 18 करोड़ वर्ष पूर्व है। ये पता लगता है इस लकड़ी में, ये जो हमें रिंग दिख रही हैं, इन रिंग से पता लगता है। किससे पता लगता है, इन रिंग की स्टडी करके पता लगाते हैं। बाब बोल्डर क्ले, जो बाब बोल्डर क्ले है वो क्या है, बाब बोल्डर क्ले एक प्रकार की मिट्टी ही है। और ये मिट्टी कैसे बनती है, ये हिमानी के अवसाद होते हैं। हिमानी का अवसाद का मतलब, जब जो हिमनद होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, और उनके साथ में जो अवसाद आता है, जैसे मिट्टी हो गई, फूल पत्तियाँ हो गई, वो जाके कहीं पे जमा हो जाती हैं, तो वो क्षेत्र क्या कहलाता है, बोल्डर क्ले कहलाता है। वैसे ही राजस्थान में भी ये क्षेत्र है बाब बोल्डर क्ले, जो कि कहाँ पे है, जोधपुर में है। और ये किस टाइम के अवसाद हैं, या किस टाइम के बोल्डर क्ले हैं, ये परमो कार्बेनिफेरस के टाइम के हैं। तो चलो अब मैं बाब बोल्डर क्ले का आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये बाब बोल्डर क्ले का डायग्राम है, जो कहाँ पाए जाते हैं, जोधपुर में पाए जाते हैं, जो हिमानी अवसाद हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नखलिस्तान। नखलिस्तान या मरुद्यान या ओसिस क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर क्या हो जाती है, हरियाली विकसित हो जाती है। और ये जो हरियाली विकसित हो जाती है, हरा भरा क्षेत्र विकसित हो जाता है, जिसे मरुद्यान या ओसिस या नखलिस्तान कहा जाता है। ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम में देख रखा है कि जो जल बेसिन है, यानी जो जल का क्षेत्र है, उसके आसपास में क्या हो जाती है, हरियाली विकसित हो जाती है। इसको क्या कहा जाता है, नखलिस्तान कहा जाता है, मरुद्यान कहा जाता है, या ओसिस कहा जाता है। धोरे, धोरे और दरियन क्या होते हैं, तो धोरे होते हैं जो लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, उनको धोरे कहा जाता है। और जो गतिशील या स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है, दरियन कहा जाता है। तो लहरदार बालू का स्तूप तो हो गए धोरे, और जो लहरदार बालू का स्तूप है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक जैसलमेर में पाए जाते हैं। और स्थानांतरित जो गतिशील बालू का स्तूप है उनको क्या कहा जाता है, दरियन। ये याद रखना, धोरे और दरियन में डिफरेंस है। धोरे तो क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, और दरियन क्या होते हैं, गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। पीऊणा, ये जो सांप दिख रहा है इसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो मरुस्थल क्षेत्र है इसके अंदर ये आतंक मचाए रखता है। ये काफ़ी जहरीला सांप है, तो सर्वाधिक जहरीला सांप है जो जैसलमेर में पाया जाता है, उसका नाम क्या है, पीऊणा है। इस सांप का कलर कैसा है, इस सांप का कलर पीला है। और जो ये पीऊणा है क्या है, ये एक सांप की प्रजाति है, और ये कहाँ पाया जाता है, ये जैसलमेर में पाया जाता है सर्वाधिक। ट्रसरी काल के अवशेष, ट्रसरी काल के अवशेष मतलब जो ट्रसरी काल हुआ था उसके अंदर राजस्थान में अवशेष मिलते हैं। उस टाइम के अवशेषों में हमें कोयला मिलता है, उसमें पेट्रोल मिलता है, और प्राकृतिक गैस मिलता है। तो कोयला क्या होता है, कोयला जो वनस्पति हैं वो काफ़ी टाइम में ज़मीन में दब जाती हैं और रहती हैं, तो उससे कोयला बनता है। और यदि हाइड्रोकार्बन
यानी जीव जीव है वो पृथ्वी में दब जाते हैं। जीव जंतुओं के जो अवशेष है वो पृथ्वी में दब जाते हैं, उनसे क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है लिक्विड फॉर्म में। और अगर वही गैसियस फॉर्म में होता है तो उससे प्राकृतिक गैस बनती है। जो ये ट्रसरी काल के अवशेष है ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये बाड़मेर में पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि बाड़मेर जो ऊर्जा खनिज है उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलो अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक, थार का मरुस्थल। जो थार का मरुस्थल है केवल इंडिया में ही नहीं है, वह पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान के दो प्रांतों पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत में है। अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो इंडिया में है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में है। जो ये थार का मरुस्थल है इसमें क्या पाए जाते हैं, धोरे पाए जाते हैं। धोरे क्या होते हैं, लहरदार बालू का स्तूप होते हैं। और दरियन क्या होते हैं, जो स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं। थार का मरुस्थल इंडिया में कितना है, इंडिया में 85% है और पाकिस्तान में 15% है। और इंडिया में भी राजस्थान में कितना परसेंट है, 62% है। और बाकी का 23% गुजरात, हरियाणा और पंजाब में है। तो चलो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।